नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। हाँ फ्रेंड्स, ये स्लोगन से मैं आज अपने एपिसोड को मैं शुरू कर रही हूँ। महात्मा गांधी की जय मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, और आज हम महात्मा गांधी की ही बात करेंगे क्योंकि ये पूरा वीडियो टोटल समर्पित है महात्मा गांधी को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई और अपनी पीठ पीछे मरने के बाद भी वो छोड़ कर गए हमारे लिए गांधी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व के लिए यूनिक थी, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, हर युद्ध का वो विराम था। गांधी विचारधारा, हाँ, उन्होंने जो सिखाया हमें, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, टॉलरेंस, मॉडेस्टी, एक इंसान के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे कि ये सारे विश्व को शांति मिल सकती है, इंसान के अंदर भी पीस आएगा और वो दूसरों को भी पीस देगा। यस फ्रेंड्स, मैं महात्मा गांधी की बात कर रही हूँ, जिनके अंदर ये सारे गुण थे, जिन्होंने ये सिखाया कि आँख के बदले आँख तो पूरे विश्व को अंधा कर देगी। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर जिन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और पूरा विश्व क्या कर रहा था, तो बस एक दूसरे के लिए बदले की भावना थी, देश देश से लड़ रहा था, एक दूसरे को हराना चाहते थे, एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे। उस वक्त एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चिंगारी हमारे भारत में फैली, एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने विश्व को शांति का पाठ सिखाया, जो शांति दूत बनकर उभरा। यस फ्रेंड्स, महात्मा गांधी, जो कि पर्सनली फ्रेंड्स मैं बताऊं, बचपन से ही मैं महात्मा गांधी को बहुत लाइक करती हूँ और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया मैं अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैं किसी ऐसे प्रॉब्लम में, सिचुएशन में पड़ती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा, तब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में महात्मा गांधी मेरी जगह होते तो वो क्या सोचते और वो क्या करते। तो फ्रेंड्स, मैं वही करती हूँ और मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का सबसे पहले मैं परिचय दे दूं तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। वो बचपन से ही पढ़ने में एक अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की, मेधावी छात्र थे, और जब वे बड़े हो गए तब उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से करा दी गई। शादी के बाद भी वो जब और बड़े हुए तब बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए उन्हें लंदन भेजा गया। वहाँ जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। फिर जब उनकी वकालत की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तब वो साउथ अफ्रीका गए अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने वकालत की प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि वहाँ जो भी इंडियंस रहते थे साउथ अफ्रीका में, तो उन पर, और जो साउथ अफ्रीकन जो वहाँ के लोकल थे लोग, उन पर ब्रिटिश के द्वारा बहुत ये अत्याचार किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज वहाँ बसी हुई थी और वो लोग रूल करते थे वहाँ के लोकल पीपल पर। तो उन्हें जस्ट लाइक वो चींटी की तरह समझते थे और ना उनकी इज्जत करते थे, ना उनके बारे में सोचते थे, कुछ भी नहीं, बस वो अपना राज चलाते थे। फ्रेंड्स, एक बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन में गांधी जी सफ़र कर रहे थे। तो गांधी जी एक भरे पूरे संपन्न परिवार के वो एक लड़के थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तभी तो लंदन गए थे पढ़ने के लिए। और तो ट्रेन में वो एक मतलब कि रिच लोगों का जो कंपार्टमेंट होता है वो वहाँ बैठे हुए थे। तो 2 गोरे लोग अचानक से
आए उस कंपार्टमेंट में, और जब उन्होंने गांधी जी को एक रिच कंपार्टमेंट में एक बैठे हुए देखा, एक वीआईपी कंपार्टमेंट में, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें मतलब जलन ईर्ष्या हुई कि ये इंडियन, ये सांवले रंग का इंसान, ये इंडियन एक रिच कंपार्टमेंट में कैसे बैठ सकता है। और ट्रेन, अगला स्टेशन आते ही, ट्रेन रुकते ही उन्होंने गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया। गांधी जी उस वक्त चुप थे क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि उन्हें अपना प्रैक्टिस, क्योंकि वो अपना प्रैक्टिस उन्हें पूरा करना था साउथ अफ्रीका में, इसलिए वो चुप थे। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि इन अंग्रेज़ों को वो साउथ अफ्रीका से भगाकर ही रहेंगे, और इसका बदला वो बाद में लेंगे। और जो भी हुआ, उन्हें पता था कि जो भी हुआ वो उनके साथ वो गलत था। तो फ्रेंड्स देखिए, चुप रहना किसी भी नज़रिए से कमज़ोर बनना नहीं होता है। हम सोचते हैं ना कि अगर सामने वाला गाली दे रहा है, अगर वो 2 गाली दिया तो हम 4 गाली देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम कुछ देर के लिए चुप हो जाए ना, तो मैटर को शायद वहीं शांत किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, गाली देने से आप किसी भी धर्म में चले जाए, जो गाली देता है ना, वो गाली उसी पे पड़ती है। सामने वाले पे गाली का कोई असर नहीं होता है, बल्कि वो जो देता है ना, उसकी ज़ुबान खुद गंदी होती है। तब महात्मा गांधी को पहली बार अंग्रेज़ों से नफरत हुई थी, और उन्हें बुरा लगा था कि मुझ अकेले को उन्होंने तुच्छ समझा, और इसके लिए उन्होंने बदला लेने की बाद में सोची कि न्याय 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 एक बहुत बड़ा चीज़ है। न्याय शब्द एक छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तब गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेज़ों को साउथ अफ्रीका से निकाल बाहर फेंकना है, और अपनी प्रैक्टिस वहाँ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने आंदोलन चलाया साउथ अफ्रीका में कि अंग्रेज़ों को साउथ अफ्रीका छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ, गांधी जी का एक खासियत बहुत था कि क्या वो कभी भी हिंसा को अपना हथियार नहीं बनाते थे कि हिंसा के बदले हिंसा करके किसी को हराना है। नहीं, उन्होंने जन आंदोलन किया, सत्याग्रह किए, डांडी मार्च किया, और अपने साथ जन समूह को लिया। दोस्तों, एक टीचर का यही फर्ज होता है। टीचर का फर्ज क्या होता है? अपने आप को टैलेंटेड साबित करना। ये टीचर का फर्ज नहीं होता है, बल्कि अपने सारे स्टूडेंट्स को टैलेंटेड दिखाना, प्रूव करना कि मेरे सारे स्टूडेंट्स टैलेंटेड है। ये टीचर का फर्ज होता है, और ये गांधी जी ने निभाया। उन्होंने पूरे जन समूह में ये ज्वाला भर दी। उनके अंदर ये समझ आ गई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं ना, जो तुच्छ वर्ग होते हैं, जैसे कि ST SC OBC क्लासेस जो होती है, वो इतने निम्न बन जाते हैं, इतने तुच्छ बन जाते हैं ना कि उनके साथ कुछ गलत होता है तो कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इसे गांधी जी ने ये आंदोलन के द्वारा आवाज़ उठाया और जनसमूह को अपने साथ लिया कि सभी लोग, जो तुच्छ लोग थे, वो भी आवाज़ उठाने लगे, वो भी अपने फीलिंग्स को बयां करने लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें न्याय चाहिए। साहसी और दृढ़ निश्चयी ऐसे थे हमारे गांधी जी। ब्रेव, साहसी मीन्स ब्रेव, एंड दृढ़ निश्चय मीन्स वेल डिटरमाइंड। ये गुण थे हमारे गांधी जी में। तो आगे हम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था। तो खिलाफत 1919 से 1924 के बीच में खिलाफत, देश के मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, और तब गांधी जी को उन मुसलमानों का बहुत सपोर्ट मिल रहा था, और पूरे मुसलमानों को गांधी जी ने एकजुट किया था। और गांधी जी चाहते थे कि मेरे इस लड़ाई में, मेरे इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में पूरा देश मेरे साथ हो, rather than of their discrimination between castes and creed और religion, कि हिंदू अलग है, हिंदू कुछ और चाहता है, मुस्लिम कुछ और चाहता है, सिख कुछ और चाहता है। नहीं, ऐसे नहीं। गांधी जी चाहते थे पूरे देश को एकजुट करके, अगर उन्हें पता था कि अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो कभी भी हम अंग्रेज़ों का कुछ
बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर के, सारे धर्म के लोग जब एकजुट होकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं भारत से। और गांधी जी का यही सपना था और इस सपने के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां दी। उन्होंने ऐसे ऐसे समझौते भी किए जिसके लिए गांधी जी को बाद में गलत ठहराया गया, उन पर गलत आरोप लगाए गए। उनके बारे में आज भी लोग बहुत गलत बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत बात है। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उसके सामने दो राह होता है और उस दो राह के बीच, बिटवीन द टू पाथ्स, चुनना पड़ता है कि हम कौन से राह में चले। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हम उस राह पे चलते हैं और एक राह को हम पीछे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंसान को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। ये तो उनकी समझदारी थी। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब गांधी जी पर आरोप लगा कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि भगत सिंह को अगर फांसी नहीं होती तो क्या भारत के जनता में आक्रोश फैलता? क्या अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी भड़कती? ऐसा फिर कभी नहीं होता। बस मामला, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो भी कर रहे थे कोशिश, उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होती। और ये बात गांधी जी पहले ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए, हाँ, उन्होंने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन भगत सिंह ने हिंसा का मतलब उन्होंने हाथ थामा था। और गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं, जो लोग हिंसा करेंगे, हिंसा को अपना हथियार बनाएंगे, मैं उन लोगों के लिए शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गांधी जी हमारे अहिंसा के पुजारी थे। और भगत सिंह के बलिदान के बाद ही पूरे देश भर में सारी युवा आक्रोश से भर गई और ये अंग्रेजों को निकालने के लिए आंदोलन पे आंदोलन होने लगे और पूरी जनता ने पूरी जोर लगा दिया कि अंग्रेजों को भारत अब छोड़ना ही होगा। भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगत सिंह राजगुरु, उनका बलिदान ये नहीं जाएगा। आइए फ्रेंड्स, मैं कुछ भगत सिंह की झांकी आपको दिखा देती हूँ और हम उस महात्मा को, स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके बलिदान के लिए उन्हें हम ये याद करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा और इसका नाम था हिंदी में असहयोग आंदोलन। इस मूवमेंट में क्या हुआ था कि गांधी जी ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अब ब्रिटिश मटेरियल्स का यूज करना बंद कर देंगे पूरी तरह से। ना कोई ब्रिटिश सर्वेंट बनेगा, ना कोई ब्रिटिश के कपड़े पहनेगा। पूरे देश भर में बॉयकॉट होने लगा ब्रिटिश क्लोथ्स का। ना कोई धोबी ब्रिटिश क्लोथ्स, उनके दिए हुए क्लोथ्स को धोता था और ब्रिटिश लोग धोबी के पास जाते थे अपने कपड़े धुलवाने, तो धोबी उल्टे उनके कपड़े जला देता था। ब्रिटिश स्कूल्स का बॉयकॉट हुआ, कॉलेजेस का बॉयकॉट हुआ, ऑफिसेस का बॉयकॉट हुआ। कोई भी कर्मचारी, भारतीय कर्मचारी किसी भी ऑफिस में काम करने नहीं जाता था। स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ना छोड़ दिया, कॉलेजेस में पढ़ना छोड़ दिया। ये वही वक्त था जब देश भर में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस यूनिवर्सिटीज खोले गए। बहुत सारे खुद इंडियन स्कूल्स खोले गए, विद्यापीठ खुले। गुजरात में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, हर जगह इंडियन विद्यापीठ, इंडियन यूनिवर्सिटीज खुली और सभी लोगों ने गांधी जी के इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का पूरी तरह से ये साथ दिया, रिस्पेक्ट किया, फॉलो किया उनके इस आंदोलन को। गांधी जी ने खुद कहा कि अगर खादी कपड़ा महंगा है, खादी कपड़ा को प्रमोट किया जा रहा था, चरखा चलाने को प्रमोट किया जा रहा था। गांधी जी ने कहा खुद चरखा चलाओ और खुद अपना कपड़ा बनाओ। और क्योंकि खादी कपड़े आज भी महंगे हैं और उस समय भी महंगे थे, तो ये सबके बस की बात नहीं थी। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे खादी कपड़े। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी आधी धोती पहनकर मैं गुजार दूंगा। गांधी जी उस दिन से
नन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद से ही वो आधी धोती ही पहनते थे और ऊपर वो हमेशा नग्न नहीं रहते थे। बस उन्होंने पूरी जिंदगी धोती पहनकर गुजार दी कि अगर खादी कपड़े महंगे हैं तो इसका इस्तेमाल कम करो, लेकिन ब्रिटिश मटेरियल्स का, ब्रिटिश क्लोथ्स का, ब्रिटिश खिलौनों का, फूड आइटम्स का पूरी तरह से बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो इंडिया से। तो ये रहा हमारा नन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे हम सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सॉल्ट। अंग्रेजों ने नमक के दाम बढ़ा दिए। अब बताइए फ्रेंड्स कि हर खाने में, मोस्ट ऑफ द खाने में नमक होता है। नमक के बिना कोई पकवान नहीं बनता है, कोई ये रेसिपी नहीं बनती है। और नमक को इतना महंगा कर दिया गया, 24% टैक्स लगा दिया गया नमक पर। अब आम आदमी के, गरीब आदमी के पहुंच से नमक बहुत दूर था। तब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, डांडी मार्च शुरू किया। वो अहमदाबाद से उन्होंने ये शुरू किया, अहमदाबाद से, और ये गुजरात के गांधी आश्रम तक गए। काफ़ी दूर चलकर वो गए पैदल ही, और उन्होंने अपना डांडी मार्च पूरा किया। जब डांडी मार्च जब स्टार्ट हुआ था तो बस 79 लोग उस आंदोलन में थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनकी जनसंख्या और बढ़ती गई। अंग्रेजों ने लाठी बरसाई, बहुत मारा, बहुत पीटा, गांधी जी को भी बहुत मारा, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। और कुछ लोग तो मर भी गए पिटाई खाकर, लेकिन उनकी जनसंख्या और बढ़ती गई। लास्ट में अंग्रेजों को ये हार मानना पड़ा। वो मारते मारते थक गए, लेकिन ये पीटते, मार खाते खाते नहीं थक रहे थे, क्योंकि इनके अंदर जुनून था, आज़ादी पाने का जुनून, सत्य का जुनून, अहिंसा का जुनून। और ये जुनून किसने पैदा किया था? हमारे गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब समुद्र के पास गए थे, गुजरात में जब समुद्र के पास गए, उन्होंने एक चुटकी नमक ऐसे अपने हाथ में उठा करके कसम खाई थी कि इन अंग्रेजों को मैं एक दिन, इन अंग्रेजों को मैं भारत से बाहर निकाल फेंकूंगा, और मैं कसम खाता हूँ। अपनी कसम को गांधी जी ने पूरा किया। उसके बाद समय आया 1942 का। जब 1942 का समय आया, उससे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें कि लोगों ने हिंसा का साथ लिया था और 80,000 लोगों को जेल भेज दिया गया था। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया था, और अंत में तंग आकर गांधी जी बात बात पर अंग्रेजों से बात करते रहते थे उनसे कि आप लोग कैसे भारत छोड़कर जाओगे, हमें कैसे आज़ाद करोगे। वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए बातों से अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज कहाँ हमें छोड़कर भी जाना चाहते थे। तो 1942 में एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और उस मूवमेंट का स्टार्ट ये था, उस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, न तेरी बात न मेरी बात, अब एक ही बात, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हम तेरी कोई बात नहीं मानेंगे, अब हर हाल में तुम्हें जाना होगा तो बस जाना ही होगा। अंग्रेजों को सारे लोग, भारत के सारे लोग सड़क पर निकल आए थे, पूरी आंदोलन रोड पे थी, पुरुष तो पुरुष, बच्चे तो बच्चे, महिलाएं भी सड़क पर आ गई। गांधी जी का सबने साथ दिया उस सत्याग्रह में, और सभी लोग चाहते थे कि अब बस अंग्रेजों को तो बाहर निकालना है तो निकालना है। उस वक्त का स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, देश के लिए बलिदान दे देंगे, लेकिन अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे। अब हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, अब हम परतंत्रता के पिंजरे में नहीं रहेंगे, बल्कि स्वतंत्रता के आकाश में अब हम
गोते खाएंगे, यही था उस वक्त की डिमांड। डू और डाई, करो या मरो, लोग अपनी जान देने के लिए उतावले थे, लेकिन भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। और लास्ट में यही हुआ। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और बट उन्होंने, क्योंकि उस वक्त जिन्ना कुछ और चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू कुछ और चाहते थे, तो जिन्ना ने डिमांड किया था कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों से बहुत रिक्वेस्ट की कि आप हमारे देश को मत बांटिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मत बांटिए, दोनों देश एक ही है। गांधी जी ने अंग्रेज़ों से बहुत विनती की, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, और जिन्ना भी अड़ा हुआ था और उसने डिमांड रखा था अंग्रेज़ों से कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, तो मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो इन सब में क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया। उस वक्त बहुत खून खराबा हुआ, ये तो सभी जानते हैं। और हिंदुओं में, मुसलमानों में बहुत ही खून खराबा हुआ, बहुत ही जाने गई। ये तो हम कई मूवीज़ में भी देख चुके हैं। एक बात और थी, खास बात उस वक्त नोटिस करने के लिए, कि जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तो कांग्रेस सरकार में जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन तो इस नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन गांधी जी ने फिर भी जानबूझकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें अंग्रेज़ी बोलना आता था, उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, उन्हें गांधी जी को ऐसा लगा कि ये फॉरेन मैटर्स को अच्छे से वो डील कर पाएंगे, फॉरेन के साथ इंडिया को, इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बना दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो भी उनकी बात मान गए। फ्रेंड्स, इस बात के लिए बहुत लोग आलोचना करते हैं गांधी जी की, उन्होंने वोट्स मिलने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई को नहीं बनाया, ये सरदार वल्लभ भाई को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। तो मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, और अगर वो ऐसा सोचते थे कि वो फॉरेन मैटर्स अच्छे से डील कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, आजकल की हमारे देश में एक अजीब सी, एक विपरीत विचारधारा पनप रही है। एक होती है गांधी विचारधारा, एक विपरीत विचारधारा पनप रही है कि गांधी जी कुछ नहीं थे, गांधी जी ने देश के लिए क्या किया, अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश पहले ही स्वतंत्र हो गया होता। अजीब अजीब बातें करते हैं यूथ। तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले ये देख लो कि अपने शहर के, अपने गांव के किसी भी एमएलए को सड़क बनाने के लिए कह दो, या सरकारी स्कूल में कोई मरम्मत करने के लिए कह दो, या हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए कह दो। देखो तुम्हारा काम कितने दिन में होता है, 2 दिन में होता है या 2 साल में होता है। और गांधी जी ने तो देश के लिए इतना कुछ किया, फिर तुम कैसे कहते हो यार कि वो महात्मा नहीं था, उसने हमारे देश के लिए क्या किया। किसी की अच्छाई को, उसका मजाक मत बनाओ। गांधी जैसा एक ही जन्मा था और एक ही जन्मा है अभी तक कोई दूसरा गांधी पैदा नहीं हुआ है। उन्हें ऐसे ही फादर ऑफ द नेशन नहीं कहते हैं। किसी की आलोचना करनी तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी की बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना, उसके अच्छे कर्मों की तुलना करना, ये बड़ी बात होती है। किसी की आलोचना करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। भारत को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी दिलाने वाले हमारे महात्मा गांधी अब हमारे बीच नहीं हैं। और आज़ादी के 1 साल बाद ही उनका असैसिनेशन हो गया, उनका खून कत्ल कर दिया गया। नाथूराम गोडसे नाम के इंसान ने, एक हिंदू इंसान ने ही उन्हें गोली मार दी। हम आइए इसकी झांकी देख लें कि कैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का खून किया था।
हमें 3 बंदर देकर गए हैं। क्या आप लोगों को पता है? ये तीनों बंदर गांधी जी के आदर्श बंदर माने जाते हैं। ये है बुरा मत देखो, ये है बुरा मत बोलो, और वो है बुरा मत सुनो। अगर ना हम बुरा देखेंगे, ना हम बुरा बोलेंगे, ना हम बुरा सुनेंगे, तो हम कभी कुछ बुरा करेंगे भी नहीं और हम कोई बुरा होने भी नहीं देंगे। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वही 3 बंदर है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और एक ये मैं इसमें एक और ऐड करती हूँ, एक और बंदर, और ये है बुरा मत सोचो। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड ऑल एलिमेंट्स। तो अगर हमारे दिमाग में कोई बुरा विचार आएगा ही नहीं, तो मेरा मानना है अगर दिमाग में ही बुरा विचार नहीं आएगा तो ना हम बुरा देखेंगे, ना बुरा बोलेंगे, और ना ही बुरा सुनेंगे। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के बारे में मैं कितना बोलूँ, मैं जितना भी अगर बोलती हूँ उतना कम है। आइंस्टाइन ने उन्हें अपना गुरु माना है। आइंस्टाइन ने उन्हें ग्रेटेस्ट मैन ऑन द 21st सेंचुरी कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी। और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग उन्हें अपना मेंटर मानती थी, अपना गुरु मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के कहने पर ही प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट को त्याग दिया। 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 800 पोस्टल टिकट्स महात्मा गांधी के नाम पर इशू किए गए हैं। 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में गांधी जी की स्टैच्यू बनाई गई है। 90,000 से भी ज़्यादा गांधी जी के ऊपर बुक्स लिखे गए हैं, और 45 मोर देन 45 मूवीज़ महात्मा गांधी के ऊपर बनाई गई है। फ्रेंड्स, हु इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन? आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं एक लाइन में? हु इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन? अ स्ट्रॉन्ग मैन इज़ जस्ट लाइक महात्मा गांधी। इसका आंसर मैं देती हूँ। अ स्ट्रॉन्ग मैन इज़ जस्ट लाइक महात्मा गांधी who pursue qualities like patience, modesty and tolerance। जिस इंसान के अंदर धीरज है, विनम्रता है, मॉडेस्टी, टॉलरेंस है, वही महान है और वही महात्मा गांधी है, और वही मजबूत भी है। इसलिए ये स्लोगन बिल्कुल ही गलत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। आज से इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और नेक्स्ट जनरेशन को भी हमें यही सिखाना है, बापू को भूलने नहीं देना है। हमारे जूनियर जनरेशन को महात्मा गांधी की सीख याद दिलानी है, उन्हें महात्मा गांधी के बारे में बताना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। महात्मा गांधी के ही गाए हुए गीत को मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में नफरत क्यों है, जंग है क्यों? तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों? उस महात्मा को मैं नमन करती हूँ
और महात्मा गांधी का ये एपिसोड यहीं पे मैं अंत करती हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे एनकरेज करें। ऐसे ही वीडियोस मैं हमेशा आपके सामने मैं लाती हूँ। थैंक यू।